Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Biolish world. Today we are going to start lecture number 7. From chapter number 16, support and movement. And today we are going to discuss exoskeleton. जी, एक्जोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जो बॉडी के बाहर पाया जाता है एंड दैट इज़ कॉमनली फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स, प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। कॉमनली ज़्यादा जो है ना वो हम इसे आर्थ्रोपोड में स्टडी करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स एक्जोस्केलेटन जो है वो आर्थ्रोपोड्स के पास पाया जाता है और सिंपलेस्ट जो है ना वो मोलस्क के पास पाया जाता है। ये फाइलम मोलस्क का है, ठीक है, इसे भी डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास सबसे पहली बात ये है कि एक्जोस्केलेटन क्या है। एक्जोस्केलेटन इज हार्ड आउटर कवरिंग। नंबर 2, इट इज़ इनर्ट एंड नॉन लिविंग। ये इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, नॉन लिविंग है। एंड इट इज़ composed of two layers, outer layer is called epicuticle and the lower layer is called procuticle. सो हमारे पास हार्ड लेयर कवरिंग जो है ना ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ एक्जोस्केलेटन, और ये इनर्ट होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती और बेजान होती है। ठीक है, बेजान इसलिए होती है ये लेयर क्योंकि ये एक ऐसी पॉलीसेकेराइड से बनी हुई है जो नॉन लिविंग है। ठीक है, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है एक्जोस्केलेटन, जिसमें से एक को हम एपिक्यूटिकल और एक को हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं। This epicuticle is made up of waxy lipoproteins. ये एपिक्यूटिकल किसकी बनी होती है? वैक्सी लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। That provides barrier from microorganisms. जैसे कि हमारी बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं कर सकते ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्किन, उसी तरह इनके पास वैक्सी लिपोप्रोटीन्स की, वैक्स की बनी हुई एक लेयर पाई जाती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ बैरियर बन जाती है। और उसके अलावा इट प्रिवेंट्स फ्रॉम वाटर, ये पानी के भी असरात से बचाती है। ठीक है, वाटर के जितने भी कोई इफ़ेक्ट्स हैं जो इन्हें डैमेज कर सकते हैं ये उससे भी बचाती है। सो अगर आपने कॉमनली ना हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो आप अपने जहन में कॉकरोच रखें। कॉकरोच की बॉडी को अगर आप देखें तो आपको बहुत शाइनी नज़र आती है और वो शाइन किसकी वजह से है? इस वैक्सी लिपोप्रोटीन की वजह से। और ये कौन सी क्यूटिकल है? एपिक्यूटिकल। एपी का क्या मतलब है? जो ऊपर पाई जाती है। सो ये लिपोप्रोटीन्स वैक्स जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने का और वाटर डैमेज से भी बचाने का काम करती है। अब जो दूसरी लेयर है हमारे पास वो है प्रोक्यूटिकल एंड दिस प्रोक्यूटिकल इज़ प्रेजेंट इन बल्क फॉर्म। ये बहुत ज़्यादा मोटी लेयर है जो कि किसकी बनी हुई है? काइटिन प्लस प्रोटीन्स। ये काइटिन और प्रोटीन की बनी हुई है। काइटिन क्या है? काइटिन इज़ नॉन लिविंग लेदरी पॉलीसेकेराइड है ये। ठीक है, पॉलीसेकेराइड मतलब ये एक कार्बोहाइड्रेट है। पॉली मीन्स मैनी, सेक्रोन मीन्स शुगर। सो ये एक पॉलीसेकेराइड है जो कि लेदरी है और नॉन लिविंग है। ये पाया जाता है जी प्रोक्यूटिकल में इन द फॉर्म ऑफ बल्क, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। और उसके साथ क्या पाई जाती हैं? कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिसमें सबसे कॉमन प्रोटीन जो कि इंसेक्ट्स के, आर्थ्रोपोड्स के स्केलेटन में पाई जाती है, दैट इज़ स्क्लेरोटिन प्रोटीन। स्क्लेरोटिन प्रोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्लेरोटाइजेशन ऑफ एक्जोस्केलेटन। जब बहुत ज़्यादा सख्त करना हो, रिजिडिटी देनी हो एक्जोस्केलेटन को, तो फिर स्केलेटन में क्या पाई जाती है? स्क्लेरोटिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना वो इंसेक्ट्स के एक्जोस्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट भी मौजूद है
कुछ क्वांटिटी में। वैसे ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मोलस्का के शेल में है। सो ये जो है वो हमने जनरल डिस्कशन की है किसकी, एक्सोस्केलेटन की। उसकी डेफिनेशन बताई है, हार्ड आउटर कवरिंग है, इनर्ट है, नॉन लिविंग है और 2 लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। वो 2 लेयर्स एक एपिक्यूटिकल हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ वैक्सीलिपोप्रोटीन्स और एक प्रोक्यूटिकल है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी ये जो हमने यहाँ पर लिखा कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन किसके पास है, आर्थ्रोपोड्स के पास, और सिंपलेस्ट एक्सोस्केलेटन किसके पास है, मोलस्का के पास। सो हम सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं जी। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन मोलस्का, फाइलम मोलस्का। और मोलस्का में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोलस्क। इसमें आप लोग जिन ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं स्टूडेंट्स, वो है जी स्नेल। स्नेल आपने देखा होगा, ऐसे गार्डन स्नेल होता है, उसके ऊपर ऐसे कोल्ड शेल होता है और ये उसकी माउथ पार्ट है और उसके पास हेड पे टेंटेकल्स होते हैं और उसके टेंटेकल्स के अंदर आइज़ होती हैं और मस्कुलर फुट होता है जिससे वो मूव कर सकता है। तो ये जो है इसके ऊपर क्या है, एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ शेल, in the form of shell and this shell is made up of calcium carbonate। ठीक है, ये शेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये जो एक्सोस्केलेटन है, ये जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है वैसे वैसे ये वाला एक्सोस्केलेटन जो है वो इंक्रीज होता है। सो सिंपलेस्ट फॉर्म की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक्सोस्केलेटन और शेल ऑफ मोलस्का और मोलस्कन्स इंक्रीज और ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा वैसे वैसे उसका शेल भी ग्रो करेगा। ठीक है, सो इसकी स्पेशल बात क्या है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा वैसे वैसे शेल भी ग्रो करेगा। तो शेल ग्रो करेगा और ऑर्गेनिज्म जो है ना वो उस बड़े शेल में शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दी है स्नेल की। इसके पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो शेल पाया जाता है और उसी शेल को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, क्योंकि देखिए स्केलेटन शेप प्रोवाइड करता है, स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्केलेटन प्रोटेक्शन देता है। तो इनके पास भी ये स्केलेटन ही है। बाकी और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो मोलस्कन्स होते हैं ना, जैसे मैंने ये स्नेल बनाया है, इसके ऊपर मैंने ये शेल पार्ट ड्रॉ किया, बाकी जो इसकी बॉडी है ना वो ये जैसे ही ऐसे टैप करो तो ये छुप जाते हैं उसके अंदर। तो ये जो इसके अंदर इंसेक्ट है ना, ये सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट है, इसके पास सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स के पास कौन सा स्केलेटन होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सो ये मोलस्का से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास 2 तरह के स्केलेटन्स पाए जाते हैं, एक एक्सोस्केलेटन दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ड्यू टू देयर सॉफ्ट बॉडी। ठीक है, सो ये हमारे पास है जी सिंपलर फॉर्म और इसमें स्केलेटन ग्रो करेगा जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन दैट इज़ प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। तो अब हम आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं जी। नाउ कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन जो है ना वो कॉम्प्लेक्स क्यों है? ठीक है, एक वजह ये है कि ये ग्रो नहीं कर सकता। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना है, आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है ना, आर्थ्रोपोड में सबसे कॉमन कौन है, इंसेक्ट्स। और आप स्टूडेंट्स अपने जहन में इंसेक्ट्स का रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो माइंड में रखें, दैट इज़ कॉकरोच। सो कॉकरोच को माइंड में रख के चलते हैं, ज़्यादा आसानी होगी समझने में। सो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स में सबसे कॉमन है जी इंसेक्ट्स। ठीक है, और इंसेक्ट्स के पास जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है वो इंसेक्ट की ग्रोथ के साथ बड़ा नहीं हो सकता। अगर इंसेक्ट ने साइज़ अपना बड़ा करना है, इंसेक्ट्स जो हैं वो ग्रो करना चाहते हैं, दे हैव टू शेड देयर एक्सोस्केलेटन। उनको अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव करना पड़ेगा, फिर वो बड़ा एक्सोस्केलेटन बनाएंगे, फिर वो
जो है ना वो दोबारा से अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, सो इस वजह से ये क्या है जी, कॉम्प्लेक्स है। सो हम आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशंस देखते हैं। मॉडिफिकेशंस इन एक्सोस्केलेटन कि ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशंस जो है ना वो एक्सोस्केलेटन में मौजूद हैं जिससे इंसेक्ट्स जो है ना वो सरवाइव करते हैं। सो सबसे पहली मॉडिफिकेशन क्या है, एडॉप्टेशन क्या है जो एक्सोस्केलेटन में है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ बार्स एंड रिजेस। सो मैंने पहले ही कहा कि कॉकरोच को जहन में रखें। अगर आप कॉकरोच की बॉडी को ऐसे उल्टा करें तो कॉकरोच की जो है ना वो बॉडी के ऊपर ऐसे सेगमेंट्स नज़र आते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ तो उसके विंग्स होते हैं ना, ऐसे नीचे की तरफ जब वो उल्टा हुआ हो तो उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे बार्स नज़र आती हैं, और वो बार्स जो होती हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर की फॉर्म में होती हैं। ऐसे देखें, ये एक बार है ना, तो इसके साथ ये दूसरी बार उसकी नीचे वाली साइड पे होगी जो रिज बनाएगी। ठीक है, जैसे रिजेस एंड फरोज होते हैं ना, इस तरह से। तो ये जो बार्स और रिजेस फॉर्मेशन है, रिजेस मतलब ये अटैचमेंट पॉइंट से बराबर नहीं होते, ये थोड़े से नीचे होते हैं। एक सेगमेंट से दूसरा वाला सेगमेंट थोड़ा सा नीचे होता है तो वो रिज बनाता है। सो ये जो रिजेस और बार्स बनी हैं, दीज आर फॉर मसल अटैचमेंट। इसके साथ जो है ना वो कॉकरोच के मसल्स अटैच होते हैं। फिर दूसरी मॉडिफिकेशन क्या है जी, दूसरी मॉडिफिकेशन है जी फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स, ये जोड़दार जो है ना वो ग्रुप है। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स एंड पोड्स मीन्स फुट। सो जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर देखेंगे तो एक्सोस्केलेटन है, और हमने डिस्कस किया कि ये हार्ड होता है, ये नॉन लिविंग होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। सो हमारे पास कॉकरोच या हम और किसी भी इंसेक्ट की बात करें तो उसका एक्सोस्केलेटन भी नॉन लिविंग है, और वो इनर्ट है, और वो फ्लेक्सिबल नहीं है, और वो ग्रो नहीं कर सकता। ज़ाहिरी बात है, नॉन लिविंग मटेरियल से बना हुआ है तो ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन इनके पास एक मॉडिफिकेशन ये है कि इनके स्केलेटन में जॉइंटेड लेग्स हैं। इनकी कॉकरोच की लेग्स भी काइटिन से ही बनी है, ये भी नॉन लिविंग मटेरियल ही है, लेकिन इसके पास जॉइंट्स मौजूद हैं, और जॉइंट्स पर जो है इनके पास क्या पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि ये लोकोमोशन कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। ठीक है। तीसरी मॉडिफिकेशन है जी इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स, जिससे ये सेंस कर सकते हैं। रिसेप्टर्स मतलब स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स जो है ना, अगर आपने कभी नोट किया हो बहुत डीपली, कॉकरोच को कभी ऑब्जर्व किया हो, तो उसके ये जो जॉइंटेड लेग्स हैं, जोरदार टांगे हैं, इनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ब्रिसल्स मौजूद होते हैं। कुछ ब्रिसल्स तो हमें ऐसे आम आंख से नज़र आ जाते हैं, कुछ ब्रिसल्स जो हैं वो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। ठीक है, कॉकरोच के हेड पोर्शन पर इस तरह से दो सेंसिला भी मौजूद होते हैं। ये जो दो इसके पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनके ऊपर भी ऐसे सेंसरी रिसेप्टर्स की फॉर्म में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो हैं वो सेंसिला और ब्रिसल्स मौजूद होते हैं। सो सेंसरी रिसेप्टर्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेंसिला और ब्रिसल्स। छोटे छोटे कांटों की फॉर्म में जो है सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिनसे ये जिस चीज़ के ऊपर चलते हैं अपनी टांगों से भी सेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जॉइंटेड लेग्स के ऊपर भी ये मौजूद हैं, और ये जो आगे इनके पास दो एंटीनाज मौजूद हैं, इनके ऊपर भी ये ब्रिसल्स और सेंसिला मौजूद हैं। तो ये सेंस कर सकते हैं कि इनके इर्द गिर्द जो है वो कोई शिकारी, कोई प्रीडेटर तो नहीं है जो इन्हें पकड़ सके, और अपनी जो फूड ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो भी इसी से महसूस करते हैं, और किस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं ये भी ये इसी से महसूस करते हैं, बिकॉज दीज आर सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंस करने वाले हैं ये। और नंबर 4 मॉडिफिकेशन इनके पास ये है कि इंसेक्ट्स जो है ना उनके पास ज़्यादातर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, ब्लड नहीं है। सो इस वजह से इनके पास गैशियस एक्सचेंज जो है वो भी एक्सोस्केलेटन के थ्रू होता है। गैशियस एक्सचेंज थ्रू एक्सोस्केलेटन। सो ये हमारे पास जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें आपने क्या याद करनी है, मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ बार्स एंड रिचेस फॉर मसल अटैचमेंट।
नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, नंबर 3 सेंसरी रिसेप्टर्स इन द फॉर्म ऑफ सेंसिला एंड ब्रिसल्स, नंबर 4 गैशियस एक्सचेंज थ्रू एक्सोस्केलेटन। सो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन की क्या हैं, मॉडिफिकेशंस हैं जिससे ये ड्राई एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सोस्केलेटन के साथ सर्वाइव कर सकते हैं जी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस। एडवांटेज एक है इसलिए हम एडवांटेज लिख लेते हैं, एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन। फ़ायदा क्या है एक्सोस्केलेटन का आर्थ्रोपोड्स को, कि ये जो है ना वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस से बचे रहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट, प्रोटेक्ट दी आर्थ्रोपोड्स फ्रॉम ड्राइंग आउट, खुश्क होने से बचाते हैं, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो जो शिकारी हैं उनसे भी एक्सोस्केलेटन ही आर्थ्रोपोड्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, आर्थ्रोपोड्स दे कैन नॉट ग्रो लार्जर, आर्थ्रोपोड्स बड़े नहीं हो सकते, वो अपना साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकते विदाउट रिमूविंग देयर एक्सोस्केलेटन। जब तक वो अपना पुराना वाला एक्सोस्केलेटन शेड नहीं करते तब तक वो इंक्रीज़ इन साइज़, मतलब कि वो ग्रो नहीं कर सकते। और फिर ग्रो करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, दे हैव टू शेड देयर एक्सोस्केलेटन, इनको अपना एक्सोस्केलेटन शेड करना पड़ता है। एंड द शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, द शेडिंग और रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन इज़ कॉल्ड एक्डाइसिस, और इस अमल को हम क्या कहते हैं, एक्डाइसिस, या इसका दूसरा नाम है जी मोल्टिंग, ठीक है। एक्डाइसिस और मोल्टिंग का प्रोसेस इन्हें करना पड़ता है। चलिए जी, अब इसमें नुकसान क्या है, ऑर्गेनिज्म बड़ा नहीं हो सकता तो शेड कर ले अपना एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन शेड करके तो बड़ा हो सकता है ना। इसमें नुकसान क्या है, इसमें नुकसान ये है कि जब तक ऑर्गेनिज्म अपना नया स्केलेटन प्रोड्यूस नहीं कर सकता तब तक वो बाहर नहीं आएगा, उसको छुपा रहना पड़ेगा, और ऑर्गेनिज्म जो है वो मोर वल्नरेबल होगा प्रीडेटर्स को। अगर प्रीडेटर्स को पता चल जाता है, शिकारी को पता चल जाता है कि ये एक्डाइसिस के प्रोसेस में है, तो वो आराम से हीट अप कर सकते हैं इनको, क्योंकि उनके ऊपर हार्ड लेयर तो है नहीं, तो आराम से शिकार हो जाएंगे ये। इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम होती है कि जब इन्होंने शेडिंग करनी है एक्सोस्केलेटन की तो इनको छुपना पड़ता है, ये आराम से अपनी फूड नहीं ले सकते, ये आराम से जो है वो छुपे नहीं रह सकते, प्रीडेटर्स को जो है ना वो मौका मिल जाता है इनको शिकार करने का। सो ये जो है ना इनका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि प्रीडेटर से बचाते हैं, ड्राइंग आउट होने से बचाते हैं, खुश्क नहीं होते ये। डिसएडवांटेज क्या है कि बड़े ऐसे हो नहीं सकते, शेडिंग करनी पड़ती है, और शेडिंग करते हैं तो दे बिकम मोर वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स, ठीक है। सो ये जो है ना इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी में एक डेफिनेशन एक्डाइसिस और मोल्टिंग की भी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। द शेडिंग और रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन टू ग्रो इन साइज इज कॉल्ड एज एक्डाइसिस और मोल्टिंग। सो अब हम डिस्कस करने लगे हैं व्हाट इज एक्डाइसिस जी। सो एक्डाइसिस क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, एक्डाइसिस इज शेडिंग और रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन टू ग्रो इन साइज में बड़े होने के लिए जो है ना वो शेडिंग करनी पड़ती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्डाइसिस, एंड दिस एक्डाइसिस इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन नोन एज एक्डाइसन। सो ये एक्डाइसन क्या है, हार्मोन है जो कि इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। सो अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस। एक्डाइसिस कैसे होती है, सो इसको समझने के लिए जो है ना स्टूडेंट्स हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें आसानी हो जाएगी। सो ये देखें, ये है जी लेयर हाइपोडर्मिस जो कि एक्सोस्केलेटन के नीचे पाई जाती है।
और इसी लेयर में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम हाइपोडर्मल ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है जी। और ये हैं जी हाइपोडर्मिस के नॉर्मल सेल्स। इसके ऊपर पाया जाता है एक्सोस्केलेटन। ये है प्रोक्यूटिकल दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। और इसके ऊपर पाई जाती है एपिक्यूटिकल दैट इज़ मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन्स। एपिक्यूटिकल मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन्स। और ये है जी प्रोक्यूटिकल दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड स्क्लेरोटिन प्रोटीन। ठीक है। सो ये हमारे पास जो लेयर है ये क्या है, हाइपोडर्मिस। और ये दोनों कुल मिला के दोनों लेयर्स क्या बनाती हैं, एक्सोस्केलेटन। सो क्या होता है, ये जो मैं रेड में शो कर रही हूँ ये है एक्डाइसन हार्मोन। ये एक्डाइसन हार्मोन क्या करता है, हाइपोडर्मल सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि ये एक्डाइसिस को स्टार्ट कर सकें। सो ये रेड क्या है, एक्डाइसन हार्मोन। ये एक्डाइसन स्टिमुलेट करता है एक्डाइसिस के प्रोसेस को। और ये हाइपोडर्मल सेल्स में, हाइपोडर्मिस में जो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स पाए जाते हैं ये मोल्टिंग के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो मोल्टिंग के एंजाइम्स क्या करते हैं, एक स्पेस यहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। एक जेल प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे जिसे हम मोल्टिंग जेल कहते हैं, मोल्टिंग जेल। इसी के अंदर जो है ना वो इनएक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो भी एक्टिव नहीं हैं वो हो जाएंगे एक्टिव। सो ये मोल्टिंग जेल जब प्रोड्यूस होता है तो इसके यहाँ प्रोड्यूस होने की वजह से ये हाइपोडर्मिस और एक्सोस्केलेटन एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। सो ये पुराना वाला एक्सोस्केलेटन किधर चला गया, अब तो ये पुराना हो गया क्योंकि ये उतर गया है। तो ये ओल्ड एक्सोस्केलेटन किधर जाने लग जाएगा, ऊपर। सो हम इसे थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह। ओल्ड एक्सोस्केलेटन की ये प्रोक्यूटिकल ऊपर चली गई, इसको यहाँ लेबल कर लेते हैं। और उसके बाद ये क्या है, इसकी एपिक्यूटिकल, ये ऊपर चली गई। सो ये ओल्ड एक्सोस्केलेटन हो गया। अब ये जो मोल्टिंग जेल है ये यहाँ पे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा दोबारा से, काइटिन प्रोड्यूस होगी, वैक्सी लिपोप्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी, फिर दोबारा से जो है ना अब न्यू प्रोक्यूटिकल और न्यू एपिक्यूटिकल बनेगी। ठीक है। ये जब यहाँ पे बन जाएगा तो ये मोल्टिंग जेल जो है वो यहाँ से जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। ये लेयर जो है वो बल्की कर दी जाएगी। ये देखें ये जो ब्लू है ये क्या है, प्रोक्यूटिकल। एंड प्रोक्यूटिकल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड अदर प्रोटीन्स इंक्लूडिंग स्क्लेरोटिन। और ये बल्क क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो हमने ऊपर लेयर ड्रॉ की है ये किसकी है, एपिक्यूटिकल की। सो देखें प्रोक्यूटिकल भी नहीं बन गई, एपिक्यूटिकल भी नहीं बन गई, लेकिन जो पुराना वाला स्केलेटन है वो भी यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, वो भी यहीं पे मौजूद है। और इस पुराने और नए एक्सोस्केलेटन के दरमियान में ये रेड वाला क्या है, ये जेल है। ये वही मोल्टिंग जेल है जिसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स थे। अब वो एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे और पुराने वाले एक्सोस्केलेटन को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। वो उसके अंदर पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो वो पोर्स बनते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो स्केलेटन जो है वो ऊपर से ख़त्म होता जाएगा और नीचे से नया स्केलेटन जो है वो अच्छी तरह से बन जाएगा। फिर ऊपर वाला स्केलेटन तब तक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो ये हमारे पास प्रोसेस है जिसमें एक्डाइसिस की जाती है। आप इसको थोड़ा ज़्यादा आसानी से अगर देखें तो हम अपनी बात करते हैं, हमें जब कोई चोट लगती है ना तो हमारी चोट के ऊपर ऐसे ब्राउन ब्राउन सा एक हार्ड सी लेयर आ जाती है। अगर हम उस हार्ड लेयर को उतारते हैं तो नीचे से ब्लीडिंग होने लग जाती है क्योंकि नीचे अभी नई स्किन नहीं आई होती। और अगर हम उसे नहीं टच करते तो नई स्किन आती है लाइट पिंक कलर की, और वो जो ऊपर हार्ड ब्राउन कलर की स्केली लेयर होती है वो खुद ब खुद उतर जाती है। बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर है। जब तक नया एक्सोस्केलेटन नहीं बन जाएगा तब तक पुराना एक्सोस्केलेटन ऊपर से उतारते नहीं आएंगे। अगर इन्होंने एक्सोस्केलेटन उतार दिया तो नीचे से तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत आसानी हो जाएगी शिकारियों को शिकार करने की, और बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकेंगे और हमेशा जो है वो शिकार ही होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं कि अपना नया एक्सोस्केलेटन प्रोड्यूस करते हैं, जब तब तक ये अपना
पुराना वाला एक्सोस्केलेटन जो है वो अपनी बॉडी से हटाते नहीं है। नो डाउट वो इनसे अलग हो गया होता है, लेकिन वो ऊपर ही पड़ा रहता है। जब तक नीचे से नया नहीं आता तब तक ऊपर से रिमूव नहीं होता। बुक से जो है वो आप देख जी, बुक से है हमारे पास पेज नंबर 29 एक्सोस्केलेटन। पहले पैराग्राफ में उसकी डेफिनेशन, उसकी कॉम्पोजिशन है। सेकंड पैराग्राफ में मोलस्का का एक्सोस्केलेटन डिस्कस किया है। थर्ड पैराग्राफ में मॉडिफिकेशंस है एक्सोस्केलेटन की। फिर अगली 2 लाइंस उसके एडवांटेज की हैं, फिर अगली लाइंस उसके डिसएडवांटेज की हैं, फिर एक्डाइसिस का प्रोसेस है पॉइंट्स में, और लास्ट पे एक्डाइसिस की डेफिनेशन है। इसमें से बहुत सारे 4-5 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, और जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी एक्डाइसिस का प्रोसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा जो है वो बोर्ड में आ चुका है। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।